रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल उत्तर प्रदेश इंतखाबात के नताइज का ऐलान हुआ, उसके साथ दीगर 4 और रियासतों का भी ऐलान हुआ। दरअसल हिंदुत्व की असल चाबी और समझिए कि की स्टेट उत्तर प्रदेश थी, और उत्तर प्रदेश यकीनी तौर पर मुल्क का एक बहुत बड़ा समझिए कि इलाक़ा है और बहुत बड़ी रियासत है। 24 करोड़ अवाम उस रियासत में मौजूद है, जिसमें 20% मुसलमान मौजूद हैं, 19 या 20%। और जो इत्तलात उत्तर प्रदेश से मुस्तकिल समझिए कि राब्ते में मैं रहा हूँ, और इत्तलात जो आई हैं, जो नताइज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से जो नताइज आए हैं वो बिलाशुबा एक्सपेक्टेड थे, और वो नताइज का समझिए कि आना यकीनी था जो इत्तलात आ रही थी। और दूसरी जो अहम बात है, उत्तर प्रदेश के दानिश्वरों का और बहुत सारे उलमा का और मुख्तलिफ़ दीनी मिली तहरीकों का ये एहसास है और एहसास रहा है गुज़िश्ता 1 महीने से कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की उत्तर प्रदेश में एंट्री भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एक अहम संग मेल साबित होगा, और नताइज के बाद वो साबित भी हुआ है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहें कि भाई मुझे हक़ है लड़ने का, यकीनन हक़ है लड़ने का, यह मुल्क समझिए जमहूरी मुल्क है, और इस जमहूरी मुल्क में तमाम समझिए कि सियासी जमातों को बल्कि हर फ़र्द को इंतखाबात लड़ने का इख्तियार और हक़ है। लेकिन एक बात न भूलें कि हम मिल्लत के नाम पर, उम्मत के नाम पर, दीन के नाम पर, मुसलमानों की शिनाख्त के नाम पर, मुसलमानों की तहज़ीब के नाम पर, मुसलमानों के तमद्दुन के नाम पर और मुसलमानों के हुकूक़ के नाम पर जब सियासत अगर हम कर रहे हैं, तो उस सियासत में हमको समझिए सोच समझकर दानिशमंदाना फ़ैसले करने की ज़रूरत होती है। खाली उठा डंडा लगा झंडा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर समझिए हम कहें कि हमको हक़ है लड़ने का, हम लड़ रहे हैं, तो भाई आपकी मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा समझिए कि साहब ऑक्सीजन मिला है, और एंटी इनकम्बरेंसी फैक्टर और दीगर जो फैक्टर्स थे वो तमाम फैक्टर्स कोने में चले गए। और फिर योगी आदित्यनाथ ने इलेक्शन से पहले एक बयान देकर कहा कि ये लड़ाई 20 और 80 बनाम है। तो ये 20 और 80 बनाम लड़ाई का जो समझिए शोशा छोड़ा गया, ये शोशा असदुद्दीन ओवैसी साहब की उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के नाम पर मौजूदगी से ये शोशा छोड़ा गया है। अब कितने सीट मुतासिर हुए हैं, कितने सीट मुतासिर नहीं हुए हैं, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। जो इत्तलात आई है कि 58 से ज़्यादा सीट बहरहाल इनकी वजह से मुतासिर हुई हैं, और फिर बहुत से जगह तो आपको मोर देन 70 क्या 98-95% समझिए कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहां आपके उम्मीदवार थे वहां तो ज़मानत भी नहीं बची। खैर इंतखाबात में हार जीत होती है, मैं उस पर तनकीद नहीं करूँगा कि आप हार गए, आप अच्छा हुआ हार गए, फलां हुए। मैं उस समझिए कि नेचर का आदमी नहीं हूँ कि आप की हार पर समझिए मुझे कोई खुशी है। आपकी वहाँ मौजूदगी पर समझिए सबसे बड़ा सवाल है, और फिर आप वहाँ पर इलेक्शन को पोलराइज करने की आपने समझिए बड़ी कोशिशें की हैं। खुद आपके साथ समझिए कि राजभर आए और फिर राजभर उधर चले गए, और आप एक टूटे फुटे समझिए एक अलायंस को लेके ये दावा कर रहे थे कि हुकूमत हमारी बनेगी। हर एक को हक़ है
ये बोलने का, हुकूमत हमारी बनेगी, उस पर भी मैं कोई इतराज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 80 बनाम 20 का जो समझिए कि मसला चला, और 80 बनाम 20 को जो समझिए कि साहब पूरी रियासत में मशहूर हुआ, और फिर वो समझिए कि सबसे बड़ी बात थी। और 80 बनाम 20 की बात सिवाय आपकी मौजूदगी के कोई और समझिए कि वहाँ नहीं हो सकती थी बात, क्योंकि अखिलेश यादव समझिए हो, या आरएलडी के समझिए के साथ जयंत चौधरी हो, या फिर राजभर हो, या फिर दूसरे और कम्युनिटीज़ हो, ये तो वहाँ कास्ट की समझिए कि लड़ाई और कास्ट कॉम्बिनेशन का मसला था। लेकिन 80 बनाम 20 की बात, और फिर मैं आपको बताऊं कि जो इत्तलात मुझे मिली हैं कि आरएसएस का कैडर, बजरंग दल का कैडर, विश्व हिंदू परिषद का कैडर, हिंदू सेना का कैडर, और फिर दूसरे इस कबील के जिसके अंदर नफ़रत भर गई है, वो समझिए कि डोर टू डोर कैंपेन में असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी से हिंदुओं को बहरहाल डरा रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी यहाँ लड़ रहे हैं, और अगर समझिए कि हुकूमत हमारी नहीं बनती है तो फिर ये कटमुल्ला समझिए हमारी बच्चियों की इस्मतें लूट लेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, ऐसी बातें समझिए कि ओपनली बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन डोर टू डोर कैंपेन में भी ये बहुत सारी बातें हुई हैं, और जो मुझ तक इत्तलात समझिए कि ऐसी पहुंची हैं। तो बुनियादी जो समझिए कि सवाल है कि आप 103 सीट पर समझिए कि लड़े, 103 सीट आपने खड़ा की है, फिर कुछ अलायंस के मसले पर जो इत्तलात है 93 या 94 सीट समझिए कि आप लड़े हैं। अब आप बोल रहे हैं कि मैं तो सबकी लैला हूँ। यकीनन आप बीजेपी के समझिए कि लैला हैं, और बीजेपी आपको संभाल कर, बीजेपी आपको समझिए कि संवार कर आपको समझिए लेकर चल रही है। बुनियादी बात यह है कि 100 सीट के लिए ऑल ऑफ ए सडन तो कोई समझिए कि बजट तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बजट में से तो कोई पैसा वहाँ यूपी में खर्चा नहीं हुआ। 100 सीट को समझिए कि फाइनेंसिंग हुई, 100 सीट के हेलीकॉप्टर्स पर आपके दौरे रहे। हेलीकॉप्टर में दौरा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो फाइनेंस का मसला है, ये फाइनेंस कहाँ से आया? एक गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात जो इस वक्त समझिए कि साहब गश्त कर रही हैं एलाइट ग्रुप्स में, वो इत्तलात ये हैं कि एक साबिक़ा गवर्नर के ज़रिए और एक रियासत के चीफ मिनिस्टर के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बनने पर समझिए कि गुफ्तगू हुई, और बी टीम का डिस्कशन भी हुआ है, और वो मजबूरी थी आपको 100 सीट किसी सूरत से वहाँ पर लड़ना है, और 100 सीट समझिए कि साहब आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन पोलराइजेशन के लिए बीजेपी को आप ये बोलेंगे कि भाई मैं थोड़ा ही उत्तराखंड गया, मैं थोड़ा ही पंजाब गया, मैं थोड़ा ही समझिए मणिपुर गया, मैं थोड़ा ही समझिए कि गोवा गया। सवाल वो नहीं है कि आप गए हैं या नहीं गए हैं, सवाल ये है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप कौन सी बात कर रहे हैं। और आपने पूरी इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी को कम टारगेट किया है और एंटी बीजेपी फोर्सेस को ज़्यादा टारगेट किया है, ये समझिए बुनियादी बात है। और फिर मायावती का जो वोट था, मायावती का वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र हुआ है। तो अब दलित मुस्लिम इत्तेहाद की जो बात की जाती है, वो भी इस इलेक्शन के बाद एक बड़ा सवालिया समझिए कि निशान बनकर खड़े हो गई है कि दलित कहाँ तक के रिलायबल हैं। जय भीम और जय मीम का नारा समझिए कि कहाँ तक के चलेगा, क्योंकि दलितों ने और बीजेपी ने अपना एक अलहदा वोट बैंक समझिए बनाया है। वो वोट बैंक कोई पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के बुनियाद पर नहीं बनाया है, बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर एक वोट बैंक बनाया। ये इलेक्शन बहुत क्लैरिटी के साथ है। अब ठीक है, लाभार्थी का मसला, चावल पहुंच रहे थे, फलां पहुंच रहे थे, लेकिन उसके साथ एंटी इनकम्बरेंसी फैक्टर भी बहुत बड़ा समझिए कि रहा है। और बहुत से मकामात पर आपकी मौजूदगी ने, आपके तकारीर ने, आपके समझिए कि हुहा ने बीजेपी को बहुत बड़ी ऑक्सीजन दी है।
मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के एलाइड समझिए के पर्सनालिटीज़ और उत्तर प्रदेश के दानिश्वर, उत्तर प्रदेश के उलमा और बहुत से समझिए कि दीनी मिली जमातों के अफराद जो मेरे कल से मैं उनसे मुस्तकिल रब्त में हूँ और वो लोग भी बहरहाल मुझसे बात कर रहे हैं कि ओवैसी साहब अगर यूपी नहीं आते तो बीजेपी का यूपी से समझिए कि साहब शिकस्त यकीनी थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ओवैसी साहब अगर नहीं आते तो किसी भी सूरत में हार रही थी। ओवैसी साहब आने से इलेक्शन 80 बनाम 20 हो गया और हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया मुसलमानों को बताकर। और दूसरी जो अहम बात मैं आपको बताऊं कि इस इलेक्शन को बीजेपी ने बड़ी कोशिश की कि कम्युनल पोलराइज करने की। जैसे कैराना में समझिए कि एसटी हसन जीत कर आए, कैराना में तो अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन की और समझिए कि साहब फसादात का जिक्र किया और समझिए कि उन फसादात को एक बहुत बड़ा समझिए कि मसला बनाने की कोशिश की और वहाँ से जो माइग्रेशन हुआ था कुछ हिंदुओं का उसको बहुत बड़ा मसला बनाने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी एसटी हसन पूरे दम से वहाँ पर लड़े और समझिए कैराना बहरहाल मुस्लिम सीट महफूज रही। और ये कि आप जो इन इलाकों में लड़े हैं वहाँ समझिए कि साहब आपकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी को समझिए कि एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड दी है आपको बताकर वोट समझिए कि हिंदू वोट को यूनाइट करने का। अब आप ये कहेंगे कि भाई मेरे को बता के कर रहे हैं तो मेरा क्या कसूर है। सवाल वो नहीं है, सवाल लैंग्वेज का है, सवाल समझिए हिकमत अमली का है, सवाल समझिए कि साहब आपके फ़िक्र का है। बहुत से मौक़ों पर आपको पीछे भी हटना पड़ता है, कुछ आगे बढ़ के भी लड़ाई लड़ना पड़ता है। उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन था वो हिंदुत्व के लिए एक समझिए कि जंपिंग ग्राउंड की हैसियत रखता है। उत्तर प्रदेश हिंदुत्व के लिए एक जंपिंग ग्राउंड की हैसियत रखता है और उस जंपिंग ग्राउंड में आप उनको लाने का काम किए हैं, रिंग में लाने का, जबकि वो रिंग से आउट थे। इलेक्शन से पहले की जो सिचुएशन थी भारतीय जनता पार्टी रिंग से आउट थी। आप यूपी में इंटर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा समझिए कि ऑक्सीजन मिला और एक हिंदुत्व समझिए कि तहरीकें मजबूत हुई। और एक बात याद रखिए कि आपका उत्तर प्रदेश में कितना ग्राउंड फोर्स, खुद आपका प्रेसिडेंट हार गया, उसकी जमानत भी नहीं बची। ठीक है, इलेक्शन जीत हार होती है, लेकिन वो प्रेसिडेंट जिसका बार बार आप तस्करा करते हैं, कहते हैं कि साहब प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई 100 सीट लड़ी जाएंगी, प्रेसिडेंट ने कहा है 100 सीट लड़ी जाएंगी, यानी आप समझिए कि नहीं कह रहे थे बल्कि प्रेसिडेंट ने कहा है 100 सीट लड़ी जाएंगी, ये बात आप कर रहे थे। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा समझिए कि साहब क्या निकला। और फिर वहाँ बड़े बुलंद दावे भी समझिए आपने किए। खुदारा आप सोचिए कि साहब सेक्रेटेरिएट मसाजिद के ताल्लुक से आपका रोल क्या रहा है। आप तो समझिए कि साहब चीफ मिनिस्टर से और आप में ट्वीट खेला गया, कहा गया कि डबरीज गिरे, चीफ मिनिस्टर ने कहा रिग्रेट, समझिए कि आपने उसको बड़ा वेलकम किया। आप कुरान पर हाथ रख के मुश्ताक मलिक चैलेंज कर रहा है आपको, आप कुरान पर हाथ रख के कसम खा लीजिए कि सेक्रेटेरिएट मसाजिद की शहादत की आपको इत्तला थी क्या नहीं थी। सेक्रेटेरिएट मसाजिद पे आप मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए क्या नहीं किए। आप कसम खा लीजिए कुरान पर हाथ रखकर। और ये जो तबाही आई है ना, ये समझिए कि आप दिन रात जो फिरते रहे बीजेपी को जिताने के लिए, समझिए कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी मार आप पर है, अल्लाह की बहुत बड़ी मार है। अल्लाह के अजाब से बचो। आप कौम को गुमराह करने से बचो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब मुसलमानों की सियासत नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों की अपनी सियासी आवाज़ होनी चाहिए, लेकिन मुल्क के माहौल में मुसलमान दूसरी वो बीजेपी फोर्सेस जो समझिए कि एंटी बीजेपी फोर्सेस के साथ आपका एक ताल्लुक़ होना चाहिए। आप बीजेपी एंटी बीजेपी फोर्सेस के साथ आपका एक बेहतर तालमेल के ज़रिए आप समझिए मुकाबला करें। हम समझिए कहेंगे हम बीजेपी से लड़ेंगे, अरे आप कहाँ से लड़ेंगे बीजेपी से?
हम इस मुल्क में अक़लियत में हैं, हमारी आवाज़ ज़रूर बुलंद होनी चाहिए, लेकिन हम तनहा बीजेपी से सियासी तौर पर लड़ाई नहीं लड़ सकते। और ये सियासी तौर पर लड़ाई के अलावा जो बार बार मैं कहता हूं कि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी की लड़ाई है। आरएसएस से आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपने कितनी तैयारी की, कितना मुसलमानों में समझिए कि सब शऊर पैदा किया, कितना गैर मुस्लिमों से हमारा एक तालमेल रहा है। एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है आरएसएस से, और वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई हमको सबको साथ लेकर लड़ना पड़ेगा। आप समझिए चले 1.5 ईंट की दुकान, इस्लाम, मुसलमान, समझिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कौन इनकार कर रहा है कलमे से? कौन आपकी मुसलमानियत पे सवाल उठा रहा है? अरे आज मासूम बच्चियों के सरों से उनके हिजाब खींचे जा रहे हैं और आप जाके यूपी में तमाशा कर रहे हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को समझिए कि साहब ऑक्सीजन दिलाने और उनको जिताने का काम आप कर रहे हैं। अब आप बहुत सादगी से कह रहे हैं कि साहब हमारी वजह से थोड़ा ही हारे, हमारी वजह से थोड़ा ही हुआ, फलां हुआ। अरे आपका एक बयान पूरे मुल्क में आग लगा देता है, पूरे हिंदू फोर्सेस को यूनाइट कर देता है। क्या हम नहीं देखे कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का निर्मल में एक बयान आया जो पूरे मुल्क में गश्त कराए उन लोग कि ये हमारे देवी देवताओं को बुरा कहते हैं। आप क्या समझते हैं कि खाली आप एक इलाके में इलेक्शन लड़ लिए तो मैं लड़ा क्या? उसके असरात पूरे समझिए मुरतब होते हैं। और पूरा गोदी मीडिया तो समझिए कि साहब आपके गोद में बैठा हुआ है, आपको प्रोजेक्ट करता है। कोई दूसरा मुस्लिम लीडर तो है ही नहीं, ना मुस्लिम लीग है, ना समझिए कि आसाम के समझिए कि वो मौलाना है, और कोई दूसरा मुस्लिम लीडर, मुस्लिम वॉइस ही नहीं है सिवाय आपकी। जबकि हज़रत मौलाना समझिए कि साहब सज्जाद नुमानी साहब ने आपको 2 खुतूत लिखे, और उन 2 खुतूत का आपके सोशल मीडिया के भक्तों ने मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को टारगेट कर दिया। लानत है आप पर। हाँ, आप सज्जाद नुमानी साहब से बात करते, ठीक है आप मसरूफ थे होंगे, टेलीफोन पे बात करते, वो बात अपने मौक़िफ़ को सारे लोगों के सामने रखते। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने आपको ख़त लिखा, हाँ, बहुत से दूसरे उलमा ने आपको मशवरे दिए, बहुत से लोगों ने आपको समझिए कि समझाया कि भाई उत्तर प्रदेश एक ख़तरनाक समझिए कि साहब मसला है, आप यहाँ तमाशा मत करिए। लेकिन आप तमाशा करके आ गए, आप तमाशा करके आ गए और फिर सादा दिली से कह रहे हैं कि साहब वो ऐसा हो गया, ठीक है हम फिर लड़ेंगे। लड़ना हर एक का हक है, लेकिन आप उम्मत की क़यादत कर रहे हैं। मैं तो आपको नहीं मानता क़ायद, लेकिन उम्मत की क़यादत के नाम पर आप रोटियां सेक रहे हैं। यहाँ क्या आलम है तेलंगाना में? उर्दू एकेडमी का क्या हाल है, फाइनेंस कॉरपोरेशन का क्या हाल है, और फिर एक समझिए कि साहब तफरीहन असम्बली में हर वक्त आलेर इनकाउंटर में तस्वीर नहीं हुआ, एक बात समझिए कि फुलो लीडर साहब बोल देते हैं। ये कब तक दिल को बहलाएंगे? क्या अल्लाह का ने जवाब देना नहीं है? क्या अल्लाह का ने समझे जवाबदेही के तसव्वुर से बिल्कुल आज़ाद हैं कि हम लाखों करोड़ रुपए जमा कर लें और अपने ख़जानों में जमा कर लें और समझिए मिल्लत के लिए सौदा करते चले जाएं? क्या तमाशा हो रहा है? और इसको याद रखिए कि इसको तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर की हैसियत से मुश्ताक मलिक ये कह रहा है कि हम इसके खिलाफ बहुत बड़ी जंग छेड़ने वाले। ये जो आपकी हरकतें हैं, फिर तेलंगाना में 7 साल में मुसलमानों को क्या मिला? आप हुकूमत के साथ ठहरे में मसाजिद शहीद हो गई हैं, मुसलमानों के माशी मसले को उठाकर बर्फदान में फेंक दिया गया, कचरे की कुंडी में तब्दील हो गई उर्दू एकेडमी और समझिए कि फाइनेंस कॉरपोरेशन। टीआरएस की मुस्लिम लीडरशिप को दफन करने में आपका सबसे बड़ा हाथ रहा है। कोई समझिए कि आज जो पार्टी इख्तिदार में है उसके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो चीफ मिनिस्टर की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। आप बोलेंगे कि मैं क्या करूं? तो आप तो चीफ मिनिस्टर के गोद में बैठे हुए हैं, पूरी टीआरएस मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो गई। तो ये सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा और अवामी सतह पर जवाब देना पड़ेगा। और हर मामले में आपसे हम इस मसले पर
ये जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ है, इसका हम समझिए कि मुकाबला करेंगे, सड़कों पे मुकाबला करेंगे, कौम को जमा करेंगे। और मैं कौम के नौजवानों से, कौम के बुजुर्गों से, कौम की ख़वातीन से, कौम की माओं से, कौम की बेटियों से, समझिए मसाजिद कमेटियों से सबसे अपील करता हूं कि तुम्हारी शिनाख्त को ये शख्स दाव पर लगा कर आया, तुम्हारी तहजीब और हिंदुत्व के लिए रास्ता बनाकर ये शख्स आया, इसका एहतसाब होना चाहिए। और एहतसाब आप कहेंगे हम क्या करेंगे, इनके गुंडे हैं, इनके फलाह हैं, हम अल्लाह पर यकीन रखकर ये लड़ाई आपसे शुरू करेंगे। आप तहरीक मुस्लिम शब्बान का साथ दीजिए। तहरीक मुस्लिम शब्बान समझिए ये जुल्म, और ये समझिए कि साहब ये जो मुनाफिकत है और ये दलाली का जो काम है, इसके खिलाफ एक तूफान बनकर समझिए कि मूवमेंट शुरू करेगी। और हम लड़ाई के लिए कमर बस्ता हो रहे हैं, हम खामोश नहीं बैठेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।